और आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। देहरादून में नशा मुक्ति केंद्र पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप हत्या का भी लगा है। राजधानी में चलने वाले न्यू आराध्य नशा मुक्ति केंद्र में 24 वर्षीय सिद्धू की मौत पर हंगामा शुरू हो गया। परिजनों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया है। परिजनों का आरोप है कि सिद्धू नशे का आदी था। इसकी लत छुड़वाने के लिए परिजनों ने 16 दिन पहले सिद्धू को नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट किया था, लेकिन आज सुबह जब घर के बाहर सिद्धू का शव देखकर परिजन चौंक गए, जिस पर परिजनों के साथ स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली और न्यू आराध्य नशा मुक्ति केंद्र पर युवक की हत्या का आरोप लगाया है और टनका रोड पर जाम किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीएम के समझाने पर लोगों ने वहां से जाम को हटाया है। मामले को लेकर एसपी सिटी का कहना है कि शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जांच के साथ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, देहरादून में नशा मुक्ति केंद्रों पर मनमानी, मारपीट और वहां के मरीजों के साथ बेहद गंदा सलूक करने का आरोप लगता है। अब एक बार फिर से नशा मुक्ति केंद्र सवालों के घेरे में है। लगभग 15-16 दिन हो गए उनका। मैं गया, मैंने बोला मुझे मिलना है, कह रहे हम कैमरे में दिखाते हैं। कैमरे में दिखाते उन्होंने बंद कर दिया कैमरा, भी नहीं मिलवाया। और जो है प्रतीक ज्वेलरी जी का है ये, और क्या बोलते हैं, अभी ये अब डायरेक्ट सुबह 7:30 बजे लाए। घर में कोई नहीं था, मेरी छोटी सिस्टर थी, वो सो रही थी। गेट खड़खड़ाया और डायरेक्ट डेड बॉडी डाल के चले गए। 16 दिन के बाद यहाँ पे ना में कुछ सूचना दी कि उसकी तबीयत खराब है, नहीं, उसकी डेड बॉडी फेंक के घर पे चले गए और भाग गए, एकदम रुके भी नहीं। और उसके पूरे निशान, उसका कोहनी तोड़ रखी, उसके यहाँ कानों से खून निकल रहा उसका। और पुलिस भी खड़ी होकर तमाशा देख रही है, पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। एक जो युवक है उसको उसके परिजनों द्वारा जो है नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था। आज सुबह जो है उनके द्वारा उसकी डेड बॉडी से घर में छोड़ी गई है। इसी चीज को लेकर के इन्होंने जो है पुलिस को सूचना दी है। हम लोग मौके पर हैं। जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देहरादून का ये वही नशा मुक्ति केंद्र है जिसमें एक युवक की देर रात मौत हो गई। युवक यहां 16 दिन पहले नशा छुड़वाने के लिए यहां पहुंचा था, लेकिन इस नशा मुक्ति केंद्र में युवक को इतना मारा गया कि युवक की हालत खराब हो गई और देर रात 24 वर्षीय युवक की इस नशा मुक्ति केंद्र में मौत हो गई। कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। कहानी तब जाके शुरू हुई जब नशा मुक्ति केंद्र के लोगों ने आज सवेरे ही यहां से वो युवक का शव उठाकर उसके घर के आंगन में छोड़कर भाग गए, जिस पर अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। वहीं युवक के जो परिजन है उन्होंने बवाल काटा कि आखिर में उस युवक को क्यों मारा गया। कैमरा पर्सन संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। काशीपुर के चैती मेले में पिटाई के वायरल हुए वीडियो पर पुलिस अब एक्शन में आई है। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक घटना 6-7 अप्रैल की रात की है, जिसमें पुलिस ने आईटीआई थाने में हत्या की कोशिश में मुकदमा दर्ज किया है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश अभी जारी है। जो सुखचैन सिंह, दिनेश, विजय सिंह, रविंद्र, गुरुदेव और बलदेव सिंह हैं, ये सारे के सारे लड़के केला बनवारी के हैं। और चूंकि इनको कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया गया था, इनके द्वारा शांति को चुनौती दी गई थी और ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं एक अव्यवस्था उत्पन्न हुई थी। देहरादून से अगली खबर, जहां पर स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यूट्यूबर यश राठी पर भगवान राम के नाम पर भद्दे कमेंट करने का आरोप लगा है। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों की शिकायत पर थाना प्रेम नगर में एफआईआर दर्ज की गई। धार्मिक भावनाओं को आहत करने और गंदे कमेंट करने को लेकर यह एफआईआर दर्ज हुई है। आगे बढ़ते हैं। यूके SSSC ने पेपर में नकल करने वाले नकलचियों की लिस्ट जारी की है। अलग अलग भर्ती एग्जाम में नकल करने का आरोप है। लिस्ट में 4 भर्ती परीक्षा का जिक्र है। सबसे ज्यादा 115 मिले स्नातक स्तरीय भर्ती एग्जाम में है। इसके अलावा 20 कैंडिडेट्स वन दरोगा भर्ती एग्जाम में, 14 कैंडिडेट्स सचिवालय गार्ड भर्ती एग्जाम में, इसके साथ 35 बीपीडीओ भर्ती एग्जाम में नकल के आरोपी हैं। सभी कैंडिडेट्स को डीबार करने की तैयारी और सीएम धामी ने एक बार फिर से कहा है कि गलत काम करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। हमने पहले ही कहा है कि दोनों ही आयोग अपना जो कैलेंडर है उसमें एक दिन का भी विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि विलंब होने से बहुत सारे जो हमारे प्रतिभागी हैं
उनकी जो आयु है वो आगे बढ़ जाएगी और बहुत सारे लोग उस परीक्षा में भाग लेने से वंचित हो जाएंगे। वहीं नकल कानून बनाया ही इसलिए गया है कि जो लोग इस प्रकार के कामों में लिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये सूची जो आई है उसी का। इसमें कुछ समय पूर्व जो UKSSC के द्वारा हमसे जो अभ्यर्थी हैं जिनके नाम तस्दीक हो गए हैं कि इन्होंने चीटिंग की है, उनके डिटेल्स मांगी गई थी, तो उनके साथ में शेयर कर दी गई है। लगभग 200 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे पाए गए थे चारों एग्जाम्स को मिलाकर जिनके द्वारा चीटिंग की गई है। लेकिन क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है और भी नाम सामने आ रहे हैं, तो जो फाइनल फिगर है वो इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा। देहरादून से अगली खबर, जहां पर सीएम हाउस में उत्तराखंड की बीजेपी सांसदों की मीटिंग हो रही है। निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर यह बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं और साथ ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद हैं। चुनाव को लेकर बैठक में बड़ी चर्चा होगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, निकाय और लोकसभा चुनाव पर चर्चा, सीएम धामी भी इस बैठक में मौजूद हैं। सारे संबंध में चर्चा करेंगे। हमारे प्रभारी जी इस बैठक को ले रहे हैं और चुनाव के दृष्टिगत दोनों चुनाव, नगर पालिका निगम चुनाव और अपने लोकसभा के चुनाव में सांसदों के लिए पार्टी द्वारा कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाएगा। वही बैठक में आज चर्चा का विषय है। और इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो लगातार इस बैठक को नजर बनाए हुए हैं। दीपांकर, क्या अपडेट है, कितनी देर बैठक और चलेगी, क्या निकलकर सामने आ सकता है? अनुपम, अब से कुछ देर पहले बैठक यहां पर शुरू हुई। अभी 2 सांसद यहां पर आने बाकी हैं। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत। इसके अलावा अजय भट्ट यहां पर पहुंच चुके हैं, अजय टमटा यहां पर पहुंच चुके हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और कल्पना सैनी यहां पहुंचे हैं। हालांकि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी इस बैठक में यहां नहीं पहुंचे हैं देहरादून में। तो अब यह बैठक यहां पर प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री मौजूद है। और जिस तरह बात प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे महेंद्र भट्ट कि निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में पार्टी किस तरह अच्छा परफॉर्म करे, इसको लेकर बातचीत होगी। इन्हीं 5 जो यहां पर खासतौर पे सांसद है, इन्हीं पे जिम्मेदारी होगी कि लोकसभा क्षेत्रों में ये किस तरह पार्टी को प्रेजेंट करते हैं। अजय भट्ट का कहना है कि जिस तरीके के नतीजे पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव में रहे उससे बेहतर नतीजे रहेंगे। लेकिन ये साल प्रदेश प्रभारी का कहना है कि जिस तरह फाइनल एग्जाम का साल होता है, आपको ज्यादा मेहनत करनी होती है। ऐसे में सांसदों को अपने आखिरी साल में बेहतर परफॉर्म करना होगा ताकि 2024 के नतीजे बीजेपी के फेवर में रहे। तो आज ये बैठक है। इस बैठक में यह भी होगा कि जो सांसदों के काम है, जो उनकी स्कीम्स है, उस पर किस तरीके से काम हुआ है, फंड कहां पर अलॉट हुआ है, नहीं हुआ है, कहीं पर कोई दिक्कत है, सरकार और संगठन में कोऑर्डिनेशन किस तरीके का है, इस सब को लेकर बैठक चल रही है। लगभग 10 बजे तक ये बैठक चलेगी यहां पर और डिनर का कार्यक्रम भी सीएम हाउस में रखा गया। अनुपम, ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपांकर भट्ट, आपने विस्तार से जानकारी दी इस बैठक को लेकर। देहरादून से अगली खबर, यहां पर सहसपुर इलाके में अवैध निर्माण को लेकर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला, जिसमें प्रशासन की टीम ने 2 दिन तक इलाके का दौरा किया है। सहसपुर में नदी के किनारे मदरसा बनाया गया है और मदरसे के अंदर ओवरहेड टैंक बनाया गया है। यही नहीं, पौंधा नदी के बीचों बीच मजार बना दी गई है, जिस पर न्यूज 18 ने बड़ा खुलासा किया था। प्रशासन ने 2 दिन तक इसकी पड़ताल की। इसके बाद किसी भी वक्त इसकी रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। ये मदरसा निजी जमीन और नदी की जमीन पर बनाया गया है। मदरसा और ओवरहेड टैंक का नक्शा भी पास नहीं है, जिस पर जल्द ही MDDA नोटिस भेज सकता है। तो धामी सरकार लगातार अवैध मदरसों और मजारों पर एक्शन ले रही है और ये उसी का एक हिस्सा है। क्या उत्तराखंड में 1000 से ज्यादा मजारें हैं जो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के लिहाज से बनाई गई हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और कहां पर बनी है ये अवैध मजारें, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश के अंदर 1000 से भी ज्यादा स्थान ऐसे निकले जो अनावश्यक रूप से, जो अभी हमने चिन्हित किया है कि जगह जगह पर कहीं पर मजार बना दी गई है, कहीं पर कुछ और बना दिया है, लेकिन उसके नीचे खोजा जा रहा है तो कोई अवशेष नहीं मिल रहे। हमने कहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम यहाँ जबरन रूप से कहीं पर कब्जा भी नहीं होने देंगे, कहीं पर लैंड जिहाद को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। पुष्कर सिंह धामी के इस बड़े खुलासे और ऐलान के बाद प्रदेश में बनी अवैध मजारों पर बुलडोजर गरजना तय हो चुका है। साफ है, देवभूमि में बड़ी साजिश के तहत सड़कों से लेकर सरकारी कैंपस
और इन घने जंगलों में मजारें बनाई गई हैं, जिसका किसी पीर या संत से कोई लेना देना नहीं है। विकास नगर या गढ़वाल मंडल के जिन इलाकों में अभी तक जिन मजारों को जमींदोज किया गया है, उसके बाद यही खुलासा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा निशाने पर है कुमाऊं मंडल के 6 जिले, जिसके बाद अब अधिकारी भी एक्शन प्लान में जुट गए हैं। भले वो इरिगेशन की लैंड हो, रेवेन्यू की लैंड हो, जहाँ पे कब्जे हुए हैं, सबकी रिपोर्ट्स मांगी है। डीएफओ से भी फॉरेस्ट की मांगी है, बाकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मैंने रेवेन्यू लैंड की मांगी है, जहाँ पे किसी भी प्रकार के इस तरह के कब्जे हुए हैं जो कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से कब्जा किया गया है, जिसपे कि ये लगता है कि जानबूझ के कॉन्स्पिरेसी कब्जा करने की, वो सब चिन्हित हो रहे हैं। गढ़वाल के विकास नगर समेत कुछ हिस्सों में बनी अवैध मजारों पर सरकार पिछले दिनों कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन कुमाऊं के ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर, काशीपुर, सितारगंज, खटीमा, नानकमत्ता, किच्छा, रुद्रपुर और जसपुर में जबरदस्त मजारें बनी हैं। यही नहीं, कॉर्बेट नेशनल पार्क भी लैंड जिहाद का शिकार हो चुका है। नैनीताल जिले के काला ढूंगी, हल्द्वानी और लाल कुआं में भी अवैध मजारें बनी हुई हैं। हम कोई किसी को परेशान करने की नियति से नहीं करते हैं, लेकिन जो जबरदस्ती इंक्रोच करके गलत भावनाएं फैलाकर वे मनुष्यता फैलाना चाहते हैं, कड़वाहट बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारी सरकार बहुत सख्त है। सरकार का रुख अवैध मजारों को लेकर बेहद सख्त हो चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में एक बड़ा अभियान चलना तय है, जिसके जरिए प्रदेश की 1000 से ज्यादा अवैध मजारों को जमींदोज होना तय है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 21,000 प्राइमरी टीचर्स को टैबलेट बांटे गए, जिसमें करीब 21 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और हर टीचर को 10,000 रुपए के हिसाब से ये रकम स्कूल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। लेकिन 10,000 रुपए में अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का टैबलेट मार्केट में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में टीचर चाहें तो अपनी जेब से बाकी पैसे जोड़कर बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन का टैबलेट खरीद सकते हैं। लेकिन सवाल है, जो सरकारी कर्मचारी और टीचर छोटी छोटी कटौती पर आंदोलन करने की बात करते हों, वो अपनी जेब से कितना पैसा खर्च करेंगे, ये कह पाना मुश्किल है। वहीं 10,000 रुपए का फर्जी बिल बनाकर सेकेंड हैंड टैबलेट खरीदने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा टेक्नोलॉजी हर रोज अपग्रेड हो रही है, तो 10,000 का टैबलेट कितने साल चलेगा, ये भी आसानी से समझा जा सकता है। कुल मिलाकर ये सरकारी पैसे की बर्बादी से कम नहीं दिखता। हालांकि टीचर और शिक्षा विभाग के महानिदेशक को इसमें किसी घपले की आशंका और बर्बादी नजर नहीं आती। हमारी थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि 10,000 का जो कॉन्फ़िगरेशन गवर्नमेंट ने हमको दिया था, वो लगभग अगर हम कैलकुलेशन में जाएं तो 10 साल पुरानी एक उसमें कॉन्फ़िगरेशन है, जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन को पूर्ण नहीं कर पा रही थी। तो ये टीचर लोगों ने खुद अपने मतलब स्वेच्छा से हम लोगों ने लगभग उसमें 5600 रुपए एक्स्ट्रा उसमें अपने लोगों ने डाले, प्रत्येक लोगों ने। देखिए, इसको हमने डीबीटी किया है और जो हमारे शिक्षक हैं उन्हीं को स्थानांतरित किया है, और भारत सरकार की एजेंसी MIT है, उन्होंने गाइडलाइन फिक्स किया है कि मिनिमम इतना उसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो होनी चाहिए, वो हमने सर्कुलेट कर दिया है। उसके ऊपर का कोई स्पेसिफिकेशन का खरीद सकता है, तो इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सरकारी प्राइमरी स्कूल के हर टीचर को 10,000 रुपए देने के शिक्षा विभाग के फैसले को कांग्रेस ने लोक लुभावन फैसला बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि 10,000 में ढंग का टैबलेट नहीं आता और उससे ज्यादा पैसा टीचर खर्च करेंगे नहीं, ये भी उनकी ओर से कहा गया। शिक्षकों के द्वारा ही 10,000 रुपए में नहीं आ सकता। आखिर कौन सी कंपनी का टैबलेट है जो 10,000 रुपए में आएगा? क्या सरकार ये चाहती है कि शिक्षक अपनी जेब से खर्च करें, या फिर ये पैसा अब ऐसे ही वेस्ट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? क्योंकि शिक्षक पैसे डालेंगे नहीं और 10,000 रुपए में टैबलेट आएगा नहीं। देहरादून में शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और सीएम धामी ने ऐलान किया कि श्रीनगर टनकपुर में आवासीय विद्यालय बनेंगे, जहां पर 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं चलेगी। और इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। धन सिंह रावत ने कहा है कि जल्द ही सीएम धामी की अध्यक्षता में सभी स्कूल बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें स्कूल बैग के बोझ को कम करने पर चर्चा होगी। साथ ही ये भी कहा गया कि जल्द ही स्कूल में बच्चों के बैग रखने की व्यवस्था होगी। एक 5 बोर्डों की बैठक कर रहे हैं। ICSE बोर्ड को बुला रहे हैं, उत्तराखंड बोर्ड को बुला रहे हैं,
और जितने भी बोर्ड है हमारे, वक्फ बोर्ड को बुला रहे हैं, मदरसा बोर्ड को बुला रहे हैं, हम बस्ते का वजन कम करना चाह रहे हैं। बस्ते का वजन इतना हो गया है कि बच्चे के कंधे जो है क्या हो गए, टेढ़े हो गए। तो हम ये चाहते हैं कि हम स्कूलों में ही बस्ते रखने की कोई प्रावधान करें ताकि बच्चे बहुत खुश होंगे। अक्सर विवादों में रहने वाले जसपुर के कांग्रेसी विधायक आदेश चौहान एक बार फिर से विवाद में आ गए हैं और इस बार कानूनगों के साथ कथित तौर पर बदतमीजी करने का आरोप उन पर लगा है। सुशील जुनेजा नाम के कानूनगो ने सोमवार को विधायक के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी। इधर कानूनगो के खिलाफ शिकायत लेकर आज कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे और उन्होंने एसडीएम से एक्शन लेने की मांग की है। विधायक का आरोप है कि कानूनगो पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लिहाजा उन पर एक्शन लेना चाहिए। रिश्वत लेने वाले कानूनगो को बर्खास्त करो। गौरव से उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। बड़े कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद विवाद बढ़ गया और हाईकमान ने जांच कमेटी बना दी है। बुधवार को जांच कमेटी के सदस्य देहरादून आ सकते हैं और विवादों पर देहरादून में मीटिंग होगी। कांग्रेस के नेता तिलकराज बेहड़ और प्रीतम सिंह के बयानों को लेकर दरअसल विवाद हो रहा है और इसी को लेकर चर्चा की जाएगी। तो बुधवार को दून आ सकती है कमेटी। हाईकमान ने जांच कमेटी बनाई है। बुधवार को दून आ सकते हैं कमेटी के सदस्य। विवादों पर देहरादून में मीटिंग होगी। प्रीतम बेहड़ के बयानों पर विवाद छिड़ गया है और इस पर उत्तराखंड कांग्रेस के विवाद पर जांच कमेटी बना दी गई है। बागेश्वर में लगातार अंधाधुंध खड़िया खनन अब स्थानीय लोगों के लिए खतरा बन गया है। हालात ये है कि कांडा क्षेत्र में स्थित प्राचीन कालिका मंदिर भी अब इसकी चपेट में आ रहा है। इस मंदिर में कई जगह दरारें आ चुकी हैं। यह मंदिर लगातार एक ओर झुकता जा रहा है क्योंकि मंदिर से कुछ दूरी पर भारी मशीनों से खड़िया का खनन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर की स्थापना 10वीं शताब्दी में की गई थी। खनन की जद में मंदिर, स्कूल और बाजार भी हैं। लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन अब सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया है और खनन को बंद कराकर जांच के आदेश दिए गए हैं। टाइल टूट रहे हैं या हमने प्रशासनिक को बता दिया, भूगर्भ उनको बता दिया कि कारण क्या है। हमारी तरफ से तो कारण है कि खड़िया खनन की वजह से खुदान के कारण ये चीज़ें आ रही हैं। हमारे कालिका मंदिर में कुछ दरारें दृष्टिगत हुई हैं और कुछ गैस गोदाम के पास भी दरारें दृष्टिगत हुई है। प्राइमा फेस जब उसका सर्वे कराया गया वैज्ञानिक से तो उन्होंने माना है कि ये दरार कहीं ना कहीं माइन का रिपरकशन है। तो इमीडिएट इफेक्ट से हमने मशीनों को बंद करने की एकदम चेतावनी निर्गत कर दी है। मशीनों को तो इमीडिएट इफेक्ट से बंद करा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही साइबर ठगों ने आम जनता से ठगी का जाल बुनना शुरू कर दिया है क्योंकि सोशल मीडिया में एक वेबसाइट और मोबाइल नंबर के साथ एक पोस्टर जमकर वायरल किया जा रहा है और इसमें साइबर ठग हेली सेवा बुकिंग का झांसा दे रहे हैं। मामला सामने आते ही एसटीएफ ने पोस्टर पर जारी नंबर को बंद करवा दिया, साथ ही वेबसाइट को भी ब्लॉक करवाया जा रहा है। मामले में एसटीएफ का कहना है कि केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए सरकार ने केवल आईआरसीटीसी को ही अधिकृत किया है। साथ ही जनता से अपील की है कि इस वेबसाइट के अलावा किसी साइट से बुकिंग ना करें। साथ ही प्रदेश की तरफ से सभी राज्यों को भी एक पत्र भेजकर अलर्ट किया जा रहा है। इस बार जो प्रशासन के द्वारा आईआरसीटीसी के माध्यम से ही हेलीकॉप्टर की सीट्स जो हैं बुक की जा रही हैं। अन्य कोई भी वेबसाइट के माध्यम से हेलीकॉप्टर बुक नहीं किया जा रहा है। पिछले साल भी कुछ प्रकरण इस तरह के आए थे कि कुछ लोगों ने फर्जी वेबसाइट बनाकर वहां से बुकिंग करने का प्रयास किया था और लोगों के साथ में धोखाधड़ी की थी। तो मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि ऐसी किसी भी प्रकार की वेबसाइट से आप लोग बिल्कुल दूर रहें। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए अब तक 12,47,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और सबसे ज्यादा 4,43,000 श्रद्धालु केदारनाथ दर्शन के लिए स्लॉट बुक कर चुके हैं, जो कि चारों धाम में दर्शन के लिए सबसे बड़ी तादाद है। लेकिन गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में दर्शन के लिए स्लॉट सिस्टम होने से कारोबारी नाराज हैं। कारोबारियों का कहना है कि स्लॉट सिस्टम होने से एक यात्री के लिए चारों धामों में दर्शन करना
मुश्किल होगा। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि हर धाम में यात्रियों की क्षमता यानी कैपेसिटी है, इसलिए क्षमता से ज्यादा यात्री किसी धाम में नहीं भेजे जा सकते, इसलिए स्लॉट सिस्टम लागू रहेगा। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ और हमारे जितने भी यहाँ अधिकारीगण हैं, सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और ये बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बैठक संपन्न हुई के बाद अभी तक नहीं किया गया है, तो इसमें जो है इसको शीघ्रातिशीघ्र करें और पॉजिटिव नोट इसमें रखें। चारधाम यात्रा से पहले स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चमोली जिले में सभी यात्रा रूटों पर डॉक्टरों की तैनाती की जा चुकी है। सभी अस्पतालों में हेल्थ एटीएम भी लगा दिए गए हैं, जिसमें यात्रियों का ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा। उसके बाद ही यात्रियों को हाई एल्टीट्यूड में स्थित बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब भेजा जाएगा। बीते साल हार्ट अटैक से कई तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी, लेकिन इस बार यात्रा से पहले स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां कर ली हैं। इसके साथ ही यात्रा रूट पर मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे। यात्रा लाइन पर सभी अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। सभी में मैन पावर आ गई है, डॉक्टर्स भी नए ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि चिकित्सा स्टाफ की कमी नहीं होने पाएगी। हमारे पूरे जिले के लिए हेल्थ एटीएम मशीन्स भी आ चुकी हैं, वो हर स्थान पर इंस्टॉल भी हो गई हैं। रामनगर में स्वीडन के एक नागरिक के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक दुकान में स्वीडन का नागरिक पहाड़ी गाने पर डांस कर रहा है। दरअसल पुलिस को इस विदेशी के बारे में जानकारी मिली थी। वो कोसी नदी के किनारे टेंट लगाकर रहता है। पुलिस ने विदेशी नागरिक के पेपर चेक किए तो सभी सही पाए गए। ये विदेशी नागरिक 1 साल से टूरिस्ट वीजा पर यहाँ रह रहा है। देहरादून के श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय का मंगलवार को पहला दीक्षांत समारोह हुआ। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह के दौरान 5386 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। इनमें से 215 मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया है। वहीं 34 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी गई है। साथ ही 4 छात्रों को कुलाधिपति ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। वहीं समाज की विशिष्ट विभूतियों को डी लिट की मानद उपाधि से भी नवाजा गया। 338 बच्चों ने ये 5 सालों में जो है अपनी शिक्षा विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त की है। उसमें पीएचडी के 38 छात्र हैं और यूजी में जो मेरिट लिस्ट हैं जिनको मिला है आज वो 167 छात्र हैं और बाकी यूजी में 67 छात्र जो मेरिट लिस्ट हैं उनको हमने डिग्री दी है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी।